हेलो दोस्तों। मैं मरुधर देवता केडी कैंपस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और अपन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आगे अपन आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा अपन जो अपन ने कल पढ़ा था उसके बारे में अपन रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो कल अपन ने योद्धियों तक अपन ने योद्धियों से स्टार्ट किया था, ठीक है, कि ये जो योद्ध जनपद था उसके बारे में अपन ने शुरुआत की थी। तो योद्धियों के बारे में कहा जाता है कि इनकी एक तो इन्होंने कुषाणों को रोका था। क्या पढ़ा था अपन ने? इन्होंने कुषाणों को रोका है, पराजित किया था। और ये अपने को जानकारी कहाँ से मिलती है? जो शक शासक है रुद्रदामन, उसके गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख से अपने को ये जानकारी प्राप्त होती है। और उसके अंदर वो कहता है कि जो योद्ध है वो क्षत्रियों में वीर है, क्षत्रियों के अंदर क्या है? वीर है। और इन्होंने कुषाणों को हराया है, बट वो इतने भी वीर नहीं है कि मैंने मतलब मुझे हरा सके, और मैंने क्या किया है? उनको हराया है। तो उन्होंने तो क्षत्रियों के अंदर वीर है योद्धे, बट मैंने उनको ही हरा दिया। तो वो खुद खुद मिला के खुद के ही मन से खुद की तारीफ कर रहा है, ठीक है, रुद्रदामन यहाँ पर। और गिरनार या सुदर्शन झील से या सॉरी अपने गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख से अपने को एक और जानकारी क्या मिलती है कि यहाँ से अपने को सुदर्शन झील के बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो कहते हैं ना, वो इसने नहीं कराया था, रुद्रदामन ने, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से अपने अशोक के अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है। और एक गुप्त शासक है स्कंदगुप्त, उसके अभिलेख की भी अपने को जानकारी मिलती है। और बाद में अपन कहते हैं जो ये योद्धे हैं वही जोइया राजपूत कहलाए थे, ठीक है ना, वही उनकी ब्रांच थी। उसके बाद में अपन ने देखा था सालो जनपद के बारे में। सालो के बारे में इतनी कुछ डिटेल अपनी थी नहीं, अपन ने कहा था ये बस एलोर वाला इलाका था अपना, और इसका मत्स्य महाजनपद के साथ में सीमा विवाद था। तो ये हो गई थी इसके बारे में। फिर आए थे अर्जुनायंस। अर्जुनायंस के बारे में अपन ने देखा कि जो अर्जुन के वंशज कहते हैं वो थे ये। और प्रारंभ में तो ये अलवर भरतपुर वाले इलाके के अंदर थे, और बाद में ये सिक्कर वाला क्षेत्र था उधर की साइड भी ये आ गए थे, ठीक है। और उसके बाद में आपकी क्या था? राजन्य। राजन्य है जो भरतपुर के बारे में सिर्फ वो मिलान के लिए आपके काम आएगा, तो ये अपन ने देखा था। फिर इसके बाद अपन ने देखा था मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल का जो मतलब महान शासक था अशोक के बारे में, उसके अपने को दो अभिलेख मिलते हैं अपने राजस्थान के अंदर, ठीक है। अशोक के दो अभिलेख मिलते हैं, कहां से? बेराट से। तो बेराट के बारे में अपन ने जानकारी की कि बेराट से अशोक के दो अभिलेख मिलते हैं। इससे अपने को पता चलता है कि इधर की साइड भी अपने मौर्यों का शासन रहा होगा। तो दो अभिलेख कौन से हो गए? तो एक तो 1837 के अंदर जो कैप्टन बर्ट है उसने बीजक पहाड़ी से खोजा था, ठीक है, जिसे अपन बाबरू अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि कैप्टन बर्ड यहाँ से फिर आगे निकलने के बाद 3 दिन कहीं बाबरू नामक गांव में उसने अपना पड़ाव डाला था। तो उधर की साइड रुकने से उसका नाम बाबरू अभिलेख भी पड़ा, और कालांतर में इसे कलकत्ता उधर की साइड भेज दिया गया था। इसलिए वजह से इसको क्या कहते हैं? बेराट कलकत्ता अभिलेख भी कहते हैं, या कलकत्ता बेराट अभिलेख भी कहते हैं। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। फिर उसके बाद में अपने को क्या पता चलता है कि इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस बीजक पहाड़ी वाले अभिलेख के ऊपर कि अशोक है जो वो मगध का राजा है। अशोक क्या है? मगध का राजा है। और इसके अलावा ये इसमें बताता है कि ये बुद्ध धम्म और संघ के अंदर अपनी आस्था प्रकट करता है या विश्वास रखता है, और इसके लिए वो प्रचार प्रसार करता है, ठीक है। तो ये अपने को जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद अपने को 7 बौद्ध ग्रंथ है, उसके बारे में भी अपने को जानकारी मिलती है इससे। और सेकंड जो अपने को मिला है वो 1871 के अंदर मिला है आपके कार्लाइल द्वारा। कहां से? भीमसेन पहाड़ी से। 1871 में कार्लाइल द्वारा भीमसेन पहाड़ी से एक दूसरा अभिलेख मिला है, उसमें भी अशोक का अभिलेख था, उसमें अशोक की जानकारी मिलती है। और उसमें इंपॉर्टेंट अपन ने चीज देखी थी कि कार्लाइल जो है उसे अपन क्या कहते हैं? राजस्थान के पुरातत्व का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? जनक कहते हैं राजस्थान के पुरातत्व का, ठीक है। तो इसके बारे में अपन ने देख लिया था। फिर अपन देखते हैं कि 634 ईस्वी के अंदर इधर की साइड एक चीनी यात्री आता है। वो अपने को क्या बताता है कि जब ये अपना यात्रा वृत्तांत लिखता है अपने बुक के अंदर, तो वो बताता है कि इस इलाके के अंदर, बेराट वाले इलाके के अंदर क्या थे? इसने इस टाइम 8 बौद्ध मठ थे। जो बौद्धों के मंदिर होते थे उन्हें क्या कहते थे? मठ कहते हैं। तो वो इधर की साइड बेराट के साइड 8 मठ थे। बट फिर कहते हैं कि किधर चले गए, मतलब अभी क्यों नहीं दिखते? तो कहता है वो कि जो हूण शासक आया था आपका मिहिर कुल नाम का, उन्होंने इसको क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। ये क्या थे? शिव भक्त थे। हूणजे तो क्या थे? शिव भक्त थे। और वो इनसे आपस में बनती ही नहीं थी, बौद्धों से हूणों की आपस में बनी ही नहीं थी। दोनों विपरीत विचारधारा के
लोग थे। तो फिर इसके बाद अपने को ह्वेनसांग वाली जानकारी प्राप्त होती है। फिर इसके बाद क्या था कि जो अपने जयपुर महाराजा है उस टाइम के तत्काल के राम सिंह सेकंड, वो भी यहाँ पर उत्खनन करवाते हैं और उनको भी सोने की जानकारी मिलती है और सोने का संदूक मिलता है। कितना सा, इतना सा सोने की संदूका मिलती है, मंजूसा मिलती है और उसके अंदर क्या निकलती है, मिट्टी या राख निकलती है, जिसे अपन क्या कहते हैं कि ये बौद्ध के अवशेष थे। ठीक है, तो ये बौद्ध के क्या थे, अवशेष थे बुद्ध के। तो उस टाइम अपन कहते हैं कि ये जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो अलग अलग उसकी राह को अलग अलग भारत के कई कोनों में उसके शिष्यों के पास में पहुंचाया गया और वहां पर बौद्ध मठों की निर्माण किया गया, स्थापना की गई। तो वैसे वैसे आपको पता होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी मृत्यु हुई थी तो उनकी राह को भी भारत के हर एक बड़ी जो नदी तंत्र है उसके अंदर उनको भी विसर्जित किया गया था। तो उस टाइम बौद्ध वालों को भी इन छोटी छोटी राख पाती आई होगी और वहां पर उन्होंने बौद्ध मठों की स्थापना कर दी। तो ये हो गया इसके बारे में। फिर अपने क्या देखा था कि ये तो मौर्यों के बारे में इस टाइम की जानकारी हो गई, मौर्य काल की। फिर उसके बाद भी तो मौर्य रहे होंगे तो उनके बारे में भी अपन ने यहाँ पर चर्चा कर ली थी कि एक जो कुमारपाल का है प्रबंध नाम से अपना ग्रंथ है, वहां से अपने को पता चलता है कि जो चित्रांगद मौर्य है, ठीक है ना, इस चित्रांगद मौर्य ने क्या किया था, चित्रकूट दुर्ग की स्थापना की या चित्रकूट दुर्ग का निर्माण किया, जिसे अपन आज के टाइम चित्तौड़ दुर्ग कहते हैं। और एक चतरंग तालाब, चतरंग तालाब, तो इसको भी बनवाया था इसने, किसने, चित्रांगद मौर्य ने। तो ये हो गया इसके बारे में। फिर उसके बाद में अपन ने क्या देखा था कि चित्रांग तालाब वाला हो गया। फिर उसके बाद अपन ने मानसरोवर वाला अभिलेख देखा था, ठीक है, 713 ईस्वी का। मानसरोवर अभिलेख के अंदर 713 ईस्वी का था। उसके अंदर अपने को मान मौर्य की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी, मान मौर्य की। और इसके अंदर वो क्या बताता है, अपने 4 पूर्वजों के नाम बताता है, महेश्वर, भोज, भीम तथा मान। तो इन 4 पूर्वजों के बारे में अपने को जानकारी देता है और 713 ईस्वी का है। और मान ने ये सरोवर बनाया था तो इस वजह से इसका नाम भी क्या पड़ गया था, मानसरोवर। और इसी के बाद ही अपने को ये जानकारी भी मिलती है कि 734 ईस्वी के अंदर बापा रावल ने यहाँ पर मान मौर्य से लड़ाई की और चित्तौड़ के किले को अपने अंडर कर लिया था और एक नए वंश की वहां पर स्थापना कर दी। ठीक है, तो ये मानसरोवर अभिलेख के बारे में। फिर अपन ने इसके बाद में देखा था कर्णसभा शिवालय अभिलेख। ठीक है, कर्णसभा के बारे में क्या चीज देखी थी अपन ने, कर्णसभा शिवालय। कर्णसभा शिवालय के अंदर अपने को ये कोटा के अंदर है, सबसे पहले तो ये चित्तौड़ में था, ठीक है ना, मानसरोवर वाला कर्णसभा अभिलेख। और इसमें कोटा से जो मौर्य शासक धवल है उसकी जानकारी अपने को मिलती है। जो मौर्य शासक धवल है उसकी अपने को जानकारी मिलती है। और ये कहते हैं कि राजस्थान के अंदर मौर्यों की अंतिम जानकारी है। इसके बाद में जो मौर्य वंश था उसकी कोई जानकारी अपने को नहीं मिलती है। लास्ट अभिलेख है कर्णसभा अभिलेख, शिवालय, कर्णसभा शिवालय अभिलेख, इससे अपने को जानकारी मिलती है। और इसके बाद में मौर्यों की अपने को राजस्थान में कोई जानकारी नहीं मिलती। तो ये हो गया कल का रिवीजन। फिर इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। आगे अपन आज देखेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। क्या देखेंगे, मौर्योत्तर काल के बारे में। तो मौर्योत्तर काल में क्या था कि मौर्यों के जब मतलब पतन की ओर ये चले तो फिर वापस पुनः भारत है वो क्या विखंडित हो गया था, पुनः छोटे छोटे राज्यों के अंदर टूट गया, वहां पर छोटी छोटी सत्ताएं पुनः स्थापित हो गई। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सत्ताएं स्थापित हो गई। जैसे कि उत्तर भारत के अंदर आप देखोगे कि जो हिंदू यूनानी शासक हैं, इंडो ग्रीक शासक है, वो आ गए थे, शक आ गए थे और ये कुषाण आ गए थे। फिर नीचे की साइड सुंग, सातवाहन ये आ गए थे मध्य भारत के अंदर। और उससे साइड में नीचे दक्षिण भारत के अंदर चेर, चोल, पांड्य अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। तो ये थोड़ा सा अलग अलग जगह पे वापस अलग अलग सत्ताएं स्थापित हो गई, अलग अलग वंश स्थापित हो गए थे। तो उनके बारे में देखते हैं। तो अपन हेडिंग लगा लेते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो एक इंडो ग्रीक शासक था मिनांडर,
इसके बारे में अपने को जानकारी मिलती है और इसके 16 सिक्के मिलते हैं अपने को, ठीक है। इंडो ग्रीक शासक है जो मिनांडर, उसके अपने को 16 सिक्के मिलते हैं और उसने क्या किया था, यहाँ पर इस इलाके में आक्रमण किया था। क्या किया था? आक्रमण किया था इस इलाके में। तो इस इलाके में अपने को ये आक्रमण मिला और वो कहते हैं कि ठीक है, जो राजा इंडो ग्रीक राजा मिनांडर इंडो ग्रीक राजा मिनांडर की जानकारी मिलती है और वो कहते हैं कि उसने माध्यमिका पर आक्रमण किया था। क्या है? माध्यमिका पर आक्रमण किया था इधर की साइड। और ये अपने को जानकारी कहां से मिलती है? पतंजलि के महाभाष्य से, ठीक है। पतंजलि के महाभाष्य के अंदर वो बताता है कि एक मल्लेच जो अपने बाहर से आक्रमणकारी आते हैं उधर उनको अपन क्या कहते थे? अपने मतलब पुराने ग्रंथों के अंदर मल्लेच कहते थे बाहर के आक्रमणकारियों को, कि एक मल्लेच ने साकेत, माध्यमिका और पाटलिपुत्र तक आ चुका था, ठीक है। साकेत उस टाइम कहते थे, अयोध्या वाला ये इलाका है ना, उसको साकेत कहते थे। तो उधर की साइड उसने हमला कर दिया और यहाँ तक वो एक मल्लेच आ गया था। तो ये अपने को कहां से जानकारी मिलती है? पतंजलि के महाभाष्य से, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। फिर अपने को इसके क्या है, मिनांडर के 16 सोने के सिक्के मिलते हैं। मिनांडर के टोटल तो 28 मिले थे, बट मिनांडर की अपन बात करें तो 16 सिक्के मिले हैं, 16 सोने के सिक्के। मिनांडर के अपने को 16 सोने के सिक्के मिले हैं यहां से। फिर इसके बाद अपन देखते हैं कौन कौन से स्थल है इस टाइम के, मौर्य काल के। तो इधर से अपन देखें तो मैंने बताया 2 अपने इस स्थान है, ठीक है। एक तो नौ और एक रंगमहल, ठीक है। नौ और रंगमहल, तो उनके बारे में अपन देखते हैं। तो पहला स्थान है आपका नौ। नौ के बारे में अपने को क्या जानकारी मिलती है? एक तो ये इलाका किस साइड है? भरतपुर वाला, जो अभी फिलहाल में भरतपुर क्षेत्र वाला इलाका है, वो ये था नौ, ठीक है। और यहां से अपने को क्या चीजें मिलती है कि एक तो अपने को साक्ष्य मिलते हैं लौह के, लौह के साक्ष्य मिलते हैं अपने को। फिर इधर से अपने को क्या मिलते हैं? लौह के साक्ष्य के अलावा कि यहां से अपने को जो कुषाण के हुविस्क और वासुदेव थे उनके सिक्के मिले हैं अपने को, ठीक है। कुषाण राजा हुविस्क व वासुदेव के सिक्के। फिर यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहां से अपने को यक्ष की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? यक्ष की मूर्ति। और यक्ष की मूर्ति को अपन क्या कहते हैं? जाक बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? जाक बाबा। तो ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है कि जाक बाबा की मूर्ति अपने को कहां से मिली है। तो अपने कौन से स्थल से मिली है? तो नौ है, जो अपने भरतपुर के अंदर है, वहां से अपने को ये जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये यक्ष है, वही आगे जाके जाक बाबा बन गया था। यक्ष से यक हुआ, फिर यक से जक हुआ, जक से जाक हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कहते हैं ना, शब्दों का अपभ्रंश होता ही है। एक बात से दूसरी बात अपन किसी दूसरे व्यक्ति को भी कहते हैं तो वो बात का थोड़ा सा अपभ्रंश या खुद के कुछ कहते हैं ना, लून मिर्च डाल के आगे देता है। फिर आगे वो तीसरा किसी और को कहेगा तो और वो थोड़ी बात चेंज हो जाती है। तो मतलब मूल बात नहीं रहती है, अपने मूल बात का क्या हो जाता है? अपभ्रंश हो जाता है। जैसे भाषाओं का भी तो अपभ्रंश हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे फिर हिंदी का जिस तरीके से अपन देखें पुरानी लैंग्वेज है तो अपभ्रंश होते होते ये लैंग्वेज बनी है। उसी तरीके से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह या एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति की तरफ जब अपन देखते हैं,
विचारों का आदान प्रदान होता है तो कहीं ना कहीं अपभ्रंश आ जाता है बात के ऊपर, एज इट इज नहीं होता है। भले ही आप सेम चीज आगे वाले को बोलो बट वो सेम चीज नहीं बोल पाएगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो वो परिवर्तन कर ही देगा। और इसे अपन क्या कह देते हैं, चेंज कह देते हैं भैया, अपभ्रंश कह देते हैं भाषा के अंदर, अशुद्धि कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई थी। फिर उसके बाद में आपका आता है रंगमेल, ठीक है। सेकंड साइड कौन सी आती है आपकी, रंगमेल। रंगमेल है वो आपके है हनुमानगढ़ के अंदर, कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर रंगमेल, हनुमानगढ़। और इसमें ये अपने को क्या जानकारी मिलती है कि यहां से एक तो अपने को कुषाण टाइम के गुरु शिष्य की, ठीक है, कुषाण काल के गुरु शिष्य की अपने को मूर्ति मिलती है। कुषाण कालीन मौर्योत्तर के बाद में आपको ये तो चीज ध्यान रखनी है कि कुषाण आर्य आ गए थे, तो ये तो आप समझ जाओगे कि इसके बाद जो आप मौर्यों के बाद में आएंगे वो ऊपर की साइड हनुमानगढ़ साइड उन्होंने बताया था, उत्तर की साइड कौन थे, कुषाण आर्य, ये वाले इलाके थे। तो ये अपने को इससे भी याद रह जाएगा, इंडो ग्रीक या कुषाण, ठीक है। तो कुषाण कालीन गुरु शिष्य की मूर्ति, ठीक है। तो ये अपने को रंगमेल से इस चीज की जानकारी मिलती है। तो इसके अलावा रंगमेल में अपने को और क्या चीज मिलती है, बस ये अपने एक यही है, ठीक है। और लोह के साक्ष्य इस टाइम यहाँ से मिल ही रहे थे, तो ये अपने को इतनी चीज ध्यान रखनी है थोड़ी सी, ठीक है। और मिट्टी के खिलौने भी मिल रहे थे इस टाइम को अपने को यहाँ से, तो इस चीज के भी अपने को ध्यान रख लेना है कि यहाँ से क्या मिला है, मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज अपने को मिलती है। फिर उसके बाद में आता है गुप्त काल। क्या आता है, गुप्त काल आता है आपका। गुप्तों के मौर्योत्तर के बाल में वापस मैंने बताया कि जो गुप्ता थे उन्होंने भारत को वापस से पुनः एकजुट होकर बांधा, एक सूत्र के अंदर बांधा था। तो उनके बारे में अपन पढ़ते हैं कि कौन सा काल आ गया नेक्स्ट, गुप्त काल। गुप्त काल, गुप्त काल के अंदर अपन सेंटर देखते हैं बयाना। कौन सा सेंटर देखते हैं, ये बयाना सेंटर देखते हैं, जो कि किधर की साइड है, आपके भरतपुर। तो भरतपुर के अंदर जो बयाना सेंटर है वो अपने को किसका काल मिलता है, इसका क्या नाम है, गुप्तों का सेंटर मिलता है। यहां से अपने को क्या चीज मिलती है कि यहां से अपने को एक समुद्रगुप्त है उसकी जानकारी मिलती है, और वो इधर की साइड इलाके में बयाना वाले इलाके के अंदर अब आक्रमण करता है, इसको विजित कर लेता है और यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण करता है। क्या करता है, विजय स्तंभ जो अपने हैं उसका निर्माण करता है, जो विक्ट्री के बाद में एक स्तंभ बनाते हैं विजय स्तंभ, उसका निर्माण करता है। और उसे अपन कहते हैं कि राजस्थान का ये प्रथम विजय स्तंभ है। वैसे यूं चित्तौड़ के अंदर और भी है, बट राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वो किसने बनाया था, समुद्रगुप्त ने अपने बयाना दौरे के दौरान। तो ये क्या है, लिख लेते हैं, समुद्रगुप्त द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण। और ये क्या है, राजस्थान का फर्स्ट है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। ये राजस्थान का क्या है, प्रथम विजय स्तंभ है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में क्या आ जाता है आपके कि विजय स्तंभ, मैंने बताया कि ये जो जीत के बाद की जानकारी होती है उसमें ये मिलती है, ठीक है अपने को। फिर
कालांतर के अंदर जो इनके सामंत थे या इनके उत्तराधिकारी थे, ठीक है ना, वरिक वंश के, ठीक है, इन्होंने भी इधर की साइड क्या किया था, भीमलाट या एक जो अपने कहते हैं भीमलाट एक स्तंभ का था, ठीक है, विजय के दौरान, वो इधर की साइड अपन ने बनाया था इन्होंने। इसका नाम था विष्णुवर्धन। क्या था? विष्णुवर्धन। तो बाद में वरिक वंश का विष्णुवर्धन जो था, उसने भी यहां पर भीमलाट, जो कि क्या था, एक स्तंभ था, का निर्माण करवाया था, ठीक है। फिर एक अपना प्रतिहार राजा था इसके बाद में, लक्ष्मण सेन, ठीक है, तो उसकी है ना वाइफ ने इधर की साइड उषा मंदिर का निर्माण किया था, ठीक है। तो प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की पत्नी उषा मंदिर, उषा कौन थी? तो जो कहते हैं कृष्ण भगवान के जो वंश के अंदर थे, अनिरुद्ध उनके पुत्र थे, ठीक है, तो उनकी जो वाइफ थी, उषा नाम था उनका, ठीक है, तो उनका मंदिर इन्होंने बनाया था। किसने? प्रतिहार राजा जो लक्ष्मण सेन थे, उनकी पत्नी उषा ने, ठीक है। तो इसके बारे में अपने को ये जानकारी मिल जाती है। और उसका नाम क्या था? चित्रलेखा नाम था, ठीक है, उसकी पत्नी का नाम क्या था? चित्रलेखा था। फिर इधर से अपने को एक जानकारी और मिलती है कि जो इस इलाके के अंदर, बयाना वाले इलाके अंदर, मध्यकाल के अंदर नील की खेती बहुत होती थी। क्या होती थी? नील की खेती बहुत ज्यादा होती थी। तो ये चीज भी अपने को ध्यान रखनी है कि नील की खेती है जो मध्यकाल के अंदर इस इलाके में, बयाना वाले में ज्यादा होती थी, ठीक है। फिर एक बयाना के पास ही स्थान पड़ता है नगला छेल। इधर नगला छेल से क्या है, गुप्तों के सिक्के मिले हैं अपने को, सर्वाधिक सिक्के इसी स्थान से मिली है। 1821 के आसपास सिक्के अपने बताते हैं, ठीक है। तो ये नगला छेल स्थान है, भरतपुर के अंदर ही है, बयाना के पास में, थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन में। तो इस नगला छेल वाले स्थान से क्या मिलते हैं अपने को? गुप्ताओं के सर्वाधिक सिक्के मिलते हैं। और उसमें भी अपने को किसके ज्यादा मिलते हैं? तो वो है आपके चंद्रगुप्त सेकंड के। किसके मिलते हैं? चंद्रगुप्त सेकंड के अपने को सिक्के ज्यादा मिलते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखें। फिर उसके बाद में अपन क्या देखते हैं कि यहाँ से एक अपने को अभिलेख मिलता है, बड़वा अभिलेख नामक, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, मोखरी वंश की जानकारी मिलती है अपने को। किसकी जानकारी मिलती है? मोखरी वंश की। तो एक बड़वा अभिलेख, सेकंड गुप्तों का अपन देख लेते हैं। बड़वा अभिलेख जो कि किधर की साइड है? आपके 12 वाले इलाके के अंदर। यहां से अपने को एक कालांतर में कोई वंश आया होगा, मोखरी वंश। तो उस मोखरी वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इस मोखरी वंश की जानकारी अपने को किससे मिलती है? बड़वा अभिलेख से। फिर उसके बाद में आता है एक बाडोली, ठीक है ना। बाडोली जो कि किधर की साइड है? आपके चित्तौड़ की साइड में। तो उस चित्तौड़ की साइड में आपको बाडोली अभिलेख मिलता है। और उससे अपने को क्या मिलता है? मिहिर कुल राजा जो है, ठीक है, हूण राजा मिहिर कुल, उसने अपने को बताया कि शिव मंदिर का निर्माण किया था इधर चित्तौड़ की साइड में। हूण मैंने बताया था शिव भक्त थे, तो वो शिव मंदिर का ही निर्माण करेंगे।
तो ये हो गया आपका बारडोली अभिलेख के बारे में, जो कि किधर की साइड है, आपके चित्तौड़ वाले इलाके में। और यहां से क्या जानकारी मिलती है अपने को, जो हूण राजा मिहिर कुल है उसने क्या किया, शिव मंदिर का निर्माण। बौद्धों के तो मठ तोड़े थे इसने, बेराट के अंदर 8 मठ वैनसांग की जानकारी देता है। और चित्तौड़ वाले बारडोली अभिलेख से मिलता है कि शिव मंदिर का निर्माण करवाता है। शिव मंदिर का क्या करवाता है, आपका निर्माण करवाता है। तो ये अपने को जानकारी मिल गई बारडोली अभिलेख से। तो इससे पहले अपने क्या पढ़ा था कि एक तो बयाना के बारे में अपने अच्छे से पढ़ा कि क्या था, गुप्त काल के अंदर भरतपुर के अंदर अपने को ये चीज मिलती है, ठीक है। समुद्रगुप्त द्वारा विजयनगर का जो अपने इस इलाके में आक्रमण किया गया और जीत के बाद में विजय स्तंभ का निर्माण किया गया, और इसे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि यहाँ से अपने को एक वरिक वंश था कालांतर में, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं इनका ही कोई आगे वंश रहा होगा गुप्ताओं का। उसके अंदर विष्णुवर्ध नामक एक व्यक्ति था जिसने भीमलाट स्तंभ का निर्माण करवाया। क्या करवाया, भीमलाट स्तंभ का निर्माण करवाया था। फिर उसके बाद में जो आगे प्रतिहार राजा था इस इलाके के अंदर, गुजर प्रतिहार इस साइड शासक करने लगे बयाना के अंदर, तो उससे अपने को जानकारी मिलती है लक्ष्मण सेन की जो पत्नी थी, ठीक है, चित्रलेखा नाम था उसका। तो उस चित्रलेखा ने क्या किया, उषा मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। तो ये राजस्थान हिस्ट्री के अंदर एक बार वापस आएगा आगे, मिडेविल वाला पढ़ेंगे ना अपन। तो ये क्या हुआ, लक्ष्मण सेन की पत्नी ने चित्रलेखा ने उषा मंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाया था। उसके बाद में अपन देखते हैं कि नगलाछेल नामक जो जगह है वहां से गुप्ताओं के सर्वाधिक सिक्के अपने को मिले हैं, ठीक है। और उसके बाद में कि नील की खेती है वो मध्यकाल के अंदर इस इलाके में अधिकतम होती थी। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं बड़वा अभिलेख। बड़वा अभिलेख क्या है कि बारह के अंदर से अपने को ये मिला है, और मोखरी वंश की जो जानकारी है वो अपने को इससे मिलती है। फिर आता है बारडोली अभिलेख। तो बारडोली अभिलेख है चित्तौड़गढ़ के अंदर, और यहाँ से अपने को क्या जानकारी मिलती है कि हूण राजा जो मीर कुल है उसने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर उसके बाद आता है एक जगह आती है चार चौमा, ठीक है। तो चार चौमा से अपने को क्या जानकारी मिलती है कि चार चौमा है वो एक तो कोटा की साइड स्थित है, आपके कोटा इलाका है उधर की साइड आपके चार चौमा स्थित है। तो फोर्थ इज सेंटर चार चौमा। कोटा, और यहां से अपने को क्या है, गुप्तकालीन अलग अलग मंदिर प्राप्त होते हैं, ठीक है। शिव मंदिर जिसमें ज्यादा है, ठीक है। तो गुप्तकालीन जो अलग अलग मंदिर है यहाँ से अपने को प्राप्त होते हैं, कहाँ, कौन सी जगह से, चार चौमा वाली जगह से। तो ये अपने कौन सी जानकारी हो गई, गुप्त काल की। तो उसके अंदर तीन तो आपके बीबीवी है, बी नाम से, बयाना, बड़ली और बड़वा और बारडोली। फिर उसके बाद में एक हो गया चार चौमा। तो ये आपके इधर से जानकारी मिल गई। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं गुप्तोत्तर काल में, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आता है, गुप्तोत्तर काल कहते हैं। गुप्तोत्तर काल के अन्य नाम और भी हैं, जैसे कि इस काल को अपन कह देते हैं राजपूत काल भी, राजपूत काल भी कहते हैं, इसे पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। यानी कि जो मध्य काल से पहले का था तो उसे क्या कह देते हैं, पूर्व मध्य काल। तो इसका एक अन्य नाम पूर्व मध्य काल भी है। इसका एक नाम और भी है कि त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहे थे इस टाइम, तो इसका एक नाम क्या हो गया, त्रिपक्षीय संघर्ष। अपन एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर इसको, राष्ट्र जो इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री है उसके अंदर अपने इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष हो गया। तो इसके अन्य नाम है गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल, राजपूत काल या त्रिपक्षीय संघर्ष का काल। तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो इसमें अपन क्या देखते हैं कि यहाँ से इसका अपना सेंटर मिला है एक भीनमाल। भीनमाल जो कि किधर की साइड है, जालोर के अंदर। तो यहाँ से अपने को जालोर से भीनमाल के यहाँ से अपने को जानकारी मिलती है
कि क्या एक तो इधर की साइड ह्वेनसांग आया था, क्या आया था, ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग की अपने को यहां से जानकारी मिलती है और वो इस क्षेत्र को क्या कहता है, पीलो मोलो, क्या कहता है, पीलो मोलो। तो ये पीलो मोलो और बेराट को इसने क्या कहा था, पी लो, ये तो लो, ठीक है। तो ये अपन इसका गुप्तोत्तर काल का पढ़ लेते हैं। ये बड़े अपने लैंग्वेज के अंदर शानदार भाषा है इनकी। गुप्तोत्तर या राजपूत काल, त्रिपक्षीय संघर्ष, या पूर्व मध्यकाल। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और इसके बाद में फिर अपन देखते हैं कि इसका सेंटर कौन सा है, तो आता है आपका भीनमाल। भीनमाल किधर की साइड है आपके, जालोर, जालोर भीनमाल। तो इस इलाके के अंदर अपने को गुप्तोत्तर की जानकारी मिलती है। इधर से अपन को जानकारी मिलती है कि ये भीनमाल जो थी, जो चावड़ा राजपूत थे उनकी राजधानी थी ये, क्या थी, चावड़ा राजपूत थे वो, इनकी राजधानी थी। तो एक तो अपन देख लेते हैं कि ये भीनमाल क्या थी, चावड़ा राजपूतों की राजधानी। और इधर से अपने को एक जानकारी और मिलती है कि इस इलाके में जो यहीं के अपने दो महान, ठीक है, इतिहासकार कहें या विद्वान कहे, वो इस इलाके के ही थे भीनमाल के। ठीक है, तो उनमें से एक तो नाम है कवि माघ, कौन थे, कवि माघ। और दूसरे अपने हैं जो वो है अपने ब्रह्मगुप्त। ठीक है, तो ये दो इसी इलाके के थे और इनको इन्होंने चावड़ा राजाओं ने संरक्षण दे रखा था। कवि माघ एंड ब्रह्मगुप्त को संरक्षण। ठीक है, तो ये अपने क्या है, ब्रह्मगुप्त और इनको संरक्षण दे रखा था। फिर इधर से अपने को ये जानकारी कहां से मिलती है, अपन कहते हैं तो ये एक बसंतगढ़ अभिलेख है जो, ठीक है, बसंतगढ़ अभिलेख से अपने को इसकी जानकारी मिलती है 625 ईस्वी का। तो इससे अपने को लिख लेते हैं कि जानकारी अपने को कहां से मिलती है, बसंतगढ़ अभिलेख से। छह सौ 625 ईस्वी का है। तो यहां से अपने को क्या मिलती है कि ये इधर की साइड में चावड़ा राजा शासन करते थे। और यहां से अपने को एक चीज, राजस्थान जो शब्द है सबसे पहले वो जो अपने उपयुक्त किया गया वो इस बसंतगढ़ अभिलेख के अंदर ही किया गया है। ठीक है, और इसके अंदर वो बताता है एक चावड़ा राजा है वरमलात। ठीक है, उसके बारे में अपने को जानकारी मिलती है कि एक इधर इस क्षेत्र के अंदर चावड़ा शासक वरमलात, क्या नाम है, अपना शासन स्थापित करता था। और ये अभिलेख अपने को खिमेल माता मंदिर से मिला है। कहां से मिला है, खिमेल माता मंदिर से। खिमेल माता मंदिर से। और चावड़ा शासक वरमलात की अपने को जानकारी मिलती है और उसमें बताता है कि इसका एक सामंत था रजिल। वो क्या था, अर्बुद देश का स्वामी, जो आज का आबू है। वरमलात का ये कौन था, सामंत था। तो इससे अपने को और क्या जानकारी मिलती है, सामंती व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, और एक अपने यहां से क्या चीज देखी कि इसके अंदर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है।
तो राजस्थान शब्द का प्रथम प्रयोग कौन से विलेय के अंदर है? बसंतगढ़। तो 625 ईस्वी का ये है और यहाँ से अपने को चावड़ा राजा वर्मलात के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसका एक सामंत था जिसे अपन ने क्या कहा है? रजिल कहा है, जिसे अर्बुद देश का स्वामी कहा गया है, ठीक है। और यहाँ से अपने को और क्या जानकारी मिलती है कि सर्वप्रथम जो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है वो इसी अभिलेख के अंदर अपने को पता चलता है और ये खिमेल माता मंदिर से अपने को प्राप्त हुआ है। फिर इसके बाद में अपने देखते हैं जो अपने पीछे देखा कि कवि माघ व चंद्रगुप्त ब्रह्मगुप्त को संरक्षण दिया है, तो इनके काव्य देख लेते हैं अपन कि कौन कौन से थे। तो कवि माघ की पुस्तक, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहा है राजस्थान हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। गोटे मार लेना इसके, कहीं रह नहीं जाए पीछे। सोते बैठे उड़ते शिशुपाल वध, ठीक है। जितने स्टार देने सब दे देना। शिशुपाल वध है वो कवि माँ की रचना है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं ब्रह्मगुप्त की। ब्रह्मगुप्त की रचनाएं या पुस्तकें जो भी, तो उसके अंदर अपन देखते हैं कि ब्रह्मगुप्त की कौन कौन सी रचनाएं थी। तो उसमें एक तो इनके नाम से ही है, ठीक है, कि ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। क्या है? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। उसके बाद में सेकंड इसका आता है खंड खाद्यक। तो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खादक, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत एंड खंड अध्यक्ष। तो ये इन दो पुस्तकों की अपने ब्रह्मगुप्त की जानकारी मिलती है और एक मिलती है अपने कवि माँ की। तो अच्छे से आप इनको रट्टे मार लेना। ये कवि माँ की पुस्तक का नाम तो है शिशुपाल वध और ब्रह्मस्फुट, ये अपने ब्रह्मगुप्त की रचनाओं का नाम क्या है? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत या खंड ख्यादक, ठीक है। और इसके अलावा अपन मैंने एक बताया था कि इधर की साइड से ये वैंसा के एक यात्री आया था जिसने अपने को इस क्षेत्र को क्या कहा था? पीलो मोलो। इसको पीछे लिख लेते हैं यहाँ कहीं। ये इधर की साइड भी आगे गया था हेवेनसांग, और वो इस क्षेत्र को क्या कहता है? पीलो मोलो, पीलो मोलो। तो ये हेवेनसांग आया था, इधर की साइड ने इसको ये नाम दे दिया पीलो मोलो। और चावड़ा राजपूतों की ये राजधानी थी। इनको अपन दूसरे नाम से एक और देखते थे, चाप या चापोतकट। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें आप, ठीक है। तो इसके बाद अपन चलते हैं आगे। तो इसमें अपन ने क्या देखा था कि कालांतर में इस क्षेत्र के अंदर गुर्जर प्रतिहार जो वंश था उसका शासन हो गया था। किसका हो गया था? गुर्जर प्रतिहार जो वंश था उनका इधर की साइड भीनमाल के अंदर अपना शासन स्थापित हो गया था या अधिकार कर लिया था इन्होंने। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि कालांतर के अंदर भीनमाल वाले क्षेत्र के अंदर किसका शासन हो गया था? गुर्जर प्रतिहारों का, ठीक है। और एक हम चीज देखते हैं कि जो ये भीनमाल है वो विद्या का केंद्र था। भीनमाल क्या है? विद्या का केंद्र था। ये आज भी विद्या का केंद्र ही है, ठीक है। अब थोड़ा सा बदनाम हो गया, ये कह रहे हैं कि सांचौर वाला इलाका और ये वाला कि भाई पेपर आउट के अंदर है। बाकी
ये चीज तो सत्य थोड़ी ना होगी, ठीक है हाँ कुछ परसेंट होंगे, कुछ अपवाद होंगे, बाकी सारा तो अपन ये हो नहीं सकता कि सारे के सारे बच्चे ऐसे ही लग रहे हैं। तो आज भी विद्या का केंद्र ही है वैसे तो, ठीक है। तो ये भी चीज थोड़ी सी ध्यान रखें। और उसके बाद में अपन कुछ जो अन्य हैं वो उसको अपन कल डिस्कस कर लेंगे। गणेश्वर सभ्यता है, जो जोधपुरा सभ्यता है उसके बारे में, तो ये अपन देख लेंगे कल। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।